हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पार्ट 4 रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहले हमारे विद्यालय कृष्णावाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा मुरादाबाद में के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KBBM IC में आपका स्वागत है। इससे पहले के चैप्टर जो 3 थे वो पहला था ठोस अवस्था, दूसरा था विलयन और तीसरा था वैद्युत रसायन। तीनों चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा और चौथा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी अगर हम बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया को होने में एक गतीय बल का प्रयोग किया जाता है या वेग का प्रयोग किया जाता है जिससे वो होना शुरू हो जाती है। अगर हम सबसे पहले बात करें, ये कोई अब रासायनिक अभिक्रिया है तो इस अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें हम तो ये भाग लेने वाले जो पार्ट हैं दोनों, इन्हें बोलते हैं अभिकारक। ये कहलाते हैं अभिकारक। और जो बनने वाला भाग है वो कहलाता है उत्पाद। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो वो किसी न किसी गति या वेग के द्वारा क्रिया हो रही होती है। उस वेग को ही हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। उसके प्रकार को पढ़ेंगे कि कोटि आणविकता क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रासायनिक बलगतिकी की तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके वेग या उसके सांद्रता परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाएगा वो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम बात करें रासायनिक बलगतिकी के बाद तो वो है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की सांद्रता में जिस समय में वो परिवर्तन होता है वो उसका अभिक्रिया का वेग कहलाता है। या ऐसे कहें, एकांक समय में किसी भी पदार्थ की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। जैसे कोई पदार्थ A है और अभी तक उत्पाद बना है हमारे पास 0, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है 0 और t बराबर 0, यानी कि समय भी क्या है 0। जब कोई समय नहीं हुआ तो अभिकारक भी कोई क्रिया करके उत्पाद नहीं बनाएगा। और जैसे ही यहाँ समय बढ़ेगा t तो ये जो अभिकारक है यहाँ से कोई उत्पाद बनाएगा x। तो इससे यहाँ तक आने में जो समय लगेगा तो वो किसी न किसी वेग के द्वारा होगा। यानी कि एकांक समय में किसी अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। इसे dx/dt से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? dx/dt से। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली हेडिंग है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या है? अभिक्रिया की आणविकता यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे ये अभिक्रिया है, यहाँ से A से बन रहा है X। अगर ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, A अभिकारक से बना है X, तो यहाँ कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1। ऐसे ही अगर यहाँ A+B हम कह दें और इससे C+D बना तो कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। तो वो कहलाएगी 2 अणु। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अगर हम आणविकता की बात करें तो आणविकता निम्न प्रकार की होती है। पहली है एक अणु का अभिक्रिया, यानी कि एक अणु का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ एक अणु भाग लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो PCl5 और इससे बनेगा PCl3 प्लस Cl2, यानी कि अभिकारक की संख्या कितनी है? 1। तो वो एक अणुक कहलाएगी। ऐसे ही द्विअणुक। द्विअणुक का मतलब है अभिकारक की संख्या 2। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 यानी कि 2HI। तो यहाँ कितने अभिकारक हैं? 1 और 1 2। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की न्यूनतम
या अणुओं की न्यूनतम संख्या क्या कहलाएगी? उसकी आणविकता। तो ये द्विअणुक हो गई, ये एक अणुक हो गई। ऐसे ही त्रिअणुक है, त्रिअणुक। त्रिअणुक में क्या है देखिएगा, 2SO2 प्लस O2 एरो 2SO3, यानी कि यहाँ पर दो तो अणु हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, एक अणु है ऑक्सीजन का, तो 2 और 1 3, यानी कि त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसे ही चार अणुक देखिएगा, चार अणुक की अगर हम बात करें तो N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन का एक अणु है और हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 अणु हैं, तो 3 और 1 4 मिला के 4 अणुक अभिक्रिया का निर्माण करेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को, अभिकारकों के न्यूनतम अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की क्या कहेंगे? हम आणविकता कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है अभिक्रिया की कोटि। तो देखिएगा अभिक्रिया की कोटि क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से उसके प्रकार हैं। अगर हम बात करें अभिक्रिया की कोटि की, तो अभिक्रिया की कोटि, जैसे अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा थी वैसे ही इसकी भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की वह संख्या जो वेग का निर्धारण करती है, किसका निर्धारण करेगी? वेग का, और पर्याप्त मात्रा में उसकी सांद्रता में क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है, वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक बार फिर बता रहा हूँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं की वह संख्या जो वेग का निर्धारण करती है या सांद्रता में परिवर्तन करती है, वो उसकी क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। और अभिक्रिया की कोटि होती है कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, 4 प्रकार की। पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और तीसरा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और लास्ट और चौथा है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इन दोनों का ही यहाँ महत्व है और चारों के बारे में हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास ऑप्शन आता है या क्वेश्चन आएगा पेपर में तो इन दो से ही आएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया से या प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, क्योंकि इनके दोनों के जैसे ही अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा वैसे ही इनके दोनों के अपने अपने एक सूत्र आएंगे जिसे हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र, ऐसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है वो ये है बोर्ड की दृष्टि से कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है इसका सूत्र भी पूछा जाता है निकालने के लिए बोर्ड में, और इसी पे ही एक न्यूमेरिकल आता है। बहुत सिंपल और आसान, अगर हम कर लेंगे तब, नहीं करेंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस से हमें आ जाएगा। हमें उसे बार बार प्रैक्टिस करके ही सीखना है। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इस पर इसका न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेटिव दोनों पूछे जाते हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? जैसे मैंने अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की वह संख्या, अणुओं की वह संख्या जो क्या करती है? वेग का निर्धारण करती है। तो अगर यहाँ बात करें हम शून्य कोटि की अभिक्रिया में, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो वेग का निर्धारण करेगी वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। या दूसरी डेफिनेशन बनेगी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जिससे सांद्रता परिवर्तन होने पर अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन की घात कितनी होती है, शून्य के समानुपाती होगा। क्या? अभिक्रिया का वेग। जैसे अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा साहब? शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ से एक बात समझ लेना पहले, अगर कोई हमारे पास अभिकारक है A, क्या अभिकारक है A, और उत्पाद यहाँ पर बनेगा, अभी तक क्या बन रहा है? 0, क्योंकि समय क्या है यहाँ? t बराबर 0 है। जब समय 0 है तो अभिकारक से उत्पाद भी क्या बनेगा? 0 बनेगा। और जब अभिकारक से उत्पाद 0 बन रहा है समय t बराबर 0 पर, तो अगर यहाँ पर इसकी सांद्रता A है, इसकी सांद्रता कितनी है? A। अगर समय t बराबर कुछ हो जाता है, कुछ समय t हो गया, तो उत्पाद बना x और इसकी सांद्रता कितनी बचेगी? A माइनस x। यानी कि हमारे पास कितनी मात्रा थी? A। उत्पाद बना 0 क्योंकि समय 0 है। अब कुछ समय बीत गया और उत्पाद बना है x, तो यहाँ कितना बचेगा? A माइनस x बचेगा। और यहाँ पर जब A माइनस x बचेगा तो हम देखेंगे यहाँ से जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग वो समानुपाती होगा किसके? अभिकारक की सांद्रता, यानी कि जो परिवर्तन हुआ है उसकी कौन सी घात के? शून्य घात के। ठीक है, हमने पढ़ा अभिक्रिया का वेग अभी dx अपॉन dt होता है, ये समानुपाती है किसके? a माइनस एक्स की पावर 0। लेकिन हमने मैथ में पढ़ा है अगर किसी की पावर यानी कि घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ हम 1 रख देंगे। dx अपॉन dt इक्वल k, जहाँ k क्या है? जहाँ k वेग स्थिरांक है किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। यानी कि k क्या है? यहाँ वेग स्थिरांक है। जब वेग स्थिरांक हो गया तो यहाँ से देखो dx इक्वल k dt हो जाएगा। अब यहाँ से समाकलन हम कर देंगे, समाकलन करने पर यहाँ पर मैथ वाले बच्चे समाकलन को समझ जाएंगे, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं उन्हें चीज़ देखनी पड़ेगी। समाकलन का साइन होता है ये, और dx इक्वल k है नियतांक समाकलन dt। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से x आएगा और k ऐसा ही रहेगा, और dt का करेंगे तो t आएगा और प्लस c। अगर इस डेफिनेशन को हम अगर सूत्र को हम देखें तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि k का एक सूत्र बन जाएगा। ये शून्य कोटि का है। इसके बाद हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो, या 2 अणुओं की वह संख्या, क्योंकि प्रथम कोटि की है तो यहाँ 2 अणु लिए जाएंगे, 2 अणु जो उसके वेग का निर्धारण करेंगे। या इस तरीके से कहें हम, अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा? सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की घात के 1 लगेगी। वहाँ पर शून्य वाले में क्या लगा है? 0, और प्रथम कोटि वाले में क्या लगेगा? घात 1 लगेगी। ऐसे ही द्वितीय कोटि वाले में घात कितनी लग जाएगी? 2, और तृतीय कोटि वाले में घात कितनी लग जाएगी? 3। लेकिन जो बोर्ड में पूछा जाता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पूछा जाता है, और इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। इसके बाद जब पूछा जाता है बोर्ड में बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से, तो वो ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र और उस पर न्यूमेरिकल। मैं अभी कराने जा रहा हूँ आपको सूत्र, लेकिन एक टॉपिक और है जो इस क्या कहते हैं इस चैप्टर से पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बोर्ड में, वो है अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बताया। अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया की आणविकता दोनों में ही अंतर पूछा जाता है। अब देखिएगा शून्य कोटि की हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में बताया है, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो
वेग के बाद उसकी सांद्रता परिवर्तन की घात के 1 के बराबर होती है। जैसे ये कोई अभिकारक है A, अभिकारक है A जिसकी सांद्रता कितनी है A, और यहाँ उत्पाद बनेगा इसके बाद जब रिएक्शन यहाँ से बनेगी, ठीक है, 0 अभी तक, जब समय कितना है, समय t बराबर है 0। अगर हम बात करें कोई हमारे पास पदार्थ है, हमने उसे हीट करना शुरू करा, ये पानी ले लो, नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ सिर्फ यही एग्जांपल दूंगा अभी, पानी है, जब हम उसे कोई समय ऐसे रखा है तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास पानी है, अगर हम उसे गर्म करना शुरू कर दें तो समय लगेगा गर्म होने में, और जब समय लगेगा तो इस पानी से क्या बनेगी, वाष्प बननी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर कोई हमारे पास अभिकारक है और हमारे पास समय 0 है तो उत्पाद भी क्या बनेगा, 0। अगर समय जैसे जैसे बीतेगा तो समय बनता है यहाँ पर t और उत्पाद बनता है x, तो सांद्रता बचेगी A माइनस x। तो अभिक्रिया का वेग क्या कहता है, देखो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा, अभिकारक की सांद्रता, जो ये है A माइनस x, जो परिवर्तन होना उसकी घात की 1 के बराबर होगा। वेग होता है dx अपॉन dt समानुपाती A माइनस x, dx अपॉन dt इक्वल k A माइनस x। जब हम ये साइन हटाएंगे तो यहाँ k आ जाएगा, और k क्या है, हमारा वेग स्थिरांक है, जहाँ k वेग स्थिरांक है। अगर हम अब यहाँ से बात करें तो देखिएगा dx यहाँ से, तो dx ऐसे रहेगा और a माइनस एक्स को हम नीचे ले लेंगे, इक्वल यहाँ पे बचा k, और k के साथ में आ जाएगा dt क्रॉस मल्टीप्लाई में, यानी कि a माइनस एक्स यहाँ और dt आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ करेंगे हम समाकलन, समाकलन करने पर जब हम यहाँ समाकलन करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया में कि समाकलन का साइन कैसा होता है, ये, और dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल k नियतांक है, यहाँ dt ऐसे रहेगा। अब देखिएगा यहाँ से जब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन आता है इसका माइनस log बेस e a माइनस एक्स इक्वल k, और इसका करते हैं यहाँ बन होता है तो बन का करते हैं तो बन का बनेगा t प्लस c। अब यहाँ पर जो c आया है, ऐसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में c आया था, तो c क्या है यहाँ, जहाँ c समाकलन नियतांक है। जब भी हम समाकलन करेंगे तो हमेशा एक नियतांक उस आंसर में जुड़ा हुआ होगा जिसे हम बोलते हैं समाकलन नियतांक। यहाँ पर मैंने c को समाकलन नियतांक माना है। अब देखो यहाँ तक हमने बात करी थी जब समय कोई t हो चुका था। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यदि इसे समीकरण 1 कह रहा हूँ, यदि समय t बराबर हो गया है 0, तब उत्पाद हमारा x बराबर क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि जब समय ही 0 है तो बनने वाला पदार्थ भी हमारा क्या होगा, कुछ नहीं बनेगा, यानी कि 0। तो समीकरण 1 में रखो वैल्यू, तो माइनस log बेस e a माइनस एक्स की जगह पर 0 इक्वल k समय की जगह पर 0 प्लस c। अगर बात करें माइनस log बेस e a बचेगा और यहाँ से बचेगा c। ये वैल्यू c की समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से बात करेंगे हम तो देखिएगा माइनस log बेस e a माइनस एक्स इक्वल के टी, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस log बेस e a, यही तो है ना। तो अब हम इस वैल्यू को इधर ले आएँ तो देखो ये वैल्यू हम इधर ला रहे हैं log बेस e a, तो प्लस हो जाएगी आगे, और ये वाली वैल्यू ऐसी रहेगी माइनस log बेस e a माइनस एक्स बराबर के टी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैथ में कभी, log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n।
यही प्रॉपर्टी हम लॉगरिथम यानी लॉग की यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो log a माइनस log b इक्वल या log m माइनस log n इक्वल log m अपॉन n। तो log a माइनस log a माइनस x इक्वल के टी, तो ऐसा बनेगा log बेस e a अपॉन a माइनस x इक्वल के टी। ये बना। अब यहाँ से देखो t को हम ले आते हैं 1 अपॉन टी करके, और ये रहेगा log बेस e a अपॉन a माइनस x इक्वल k। इसे हम और घुमा रहे हैं, इस लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ k इक्वल 1 अपॉन टी log बेस e a अपॉन a माइनस x। ठीक है। अब ये तो है log बेस e। प्रयोग के आधार पर जब हम इसे करेंगे, प्रयोगों के आधार पर जब हम करेंगे तो k की वैल्यू बनेगी k इक्वल, ये log बेस e हटेगा यहाँ से और यहाँ बनेगा log बेस 10। तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाती है और वो वैल्यू होती है 2.003 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का एक सूत्र बन गया है। तो इसे हम देखो दोबारा समझ रहे हैं, एक बार हल्के से समझा रहा हूँ कि कोई अभिकारक A है जिसकी सांद्रता A है, उत्पाद बना है 0 क्योंकि समय भी क्या है 0। जैसे ही समय t हुआ उत्पाद बना x और ये बचेगा a माइनस x। तो प्रथम अभिक्रिया का वेग जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समानुपाती होगा उसकी सांद्रता की घात के बन के। तो dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस x, यहाँ से साइन हटाएंगे तो इक्वल हो जाएगा और k आ जाएगा, जहाँ k क्या है वेग स्थिरांक। अब यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, dx अपॉन में आ जाएगा a माइनस x इक्वल k के साथ जाएगा dt। तो समाकलन जब करेंगे तो dx अपॉन a माइनस x, ये साइन लग जाएगा समाकलन का, k समाकलन dt। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो वैल्यू आएगी निकल के ये माइनस log बेस e a माइनस एक्स इक्वल के टी प्लस सी। सी क्या है समाकलन नियतांक है। अगर t बराबर 0 तो x बराबर भी 0 यहाँ रख दो। माइनस log बेस e a माइनस 0 बराबर यहाँ 0 रखेंगे प्लस c, और यहाँ से माइनस log बेस e a इक्वल c। समीकरण 1 में इस c की वैल्यू को हम रख देंगे। तो देखो माइनस log बेस e a माइनस एक्स ऐसी रहा इक्वल के टी भी ऐसी रहेगा, और इस c की वैल्यू रख देंगे यहाँ से माइनस log बेस e a। इसे जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये सेम ऐसे ही इक्वल के टी, और यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे हम log का, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। ये हम पढ़ चुके हैं पहले 10th तक। तो यहाँ बनाएंगे log m माइनस log n यानी कि log m अपॉन n इक्वल के टी। अब इसे हम k को यहीं रखेंगे, t को 1 अपॉन में ले आएंगे तो 1 अपॉन टी log बेस e a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल k, और हम इसे घुमा रहे हैं लाइन को थोड़ा सा, तो k इक्वल 1 अपॉन टी log बेस e a अपॉन a माइनस एक्स। प्रयोग के आधार पर जब log बेस e था और log बेस a करेंगे, सॉरी 10 करेंगे, तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। k इक्वल 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये था प्रथम घात यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र। इसे बोर्ड में पूछा जाता है और इसी के आधार पर बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आता है। 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 3 से 5 नंबर तक इसमें हमें मिल जाते हैं बोर्ड से, तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। और इस डेरिवेटिव को 2 बार 3 बार घर पे ज़रूर करके देखना, समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा। थैंक यू।